सोचिए, एक बार आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख रहे हो, पूरा नॉर्थ एक ही रंग में रंगा हुआ, जैसे किसी ने पेंट बकेट टूल उठाया और पूरा इलाका भर दिया। वेस्ट भी लगभग वैसा ही, पहाड़ों तक वही लहर। लेकिन जैसे ही आप साउथ की तरफ बढ़ते हो, बूम, मैप अचानक से पजल बन जाता है। हर राज्य अलग रंग, अलग पार्टी, अलग लीडर, जैसे एक ही स्क्रीन पर अलग अलग फिल्में चल रही हो। और ये कोई एक बार का सीन नहीं है। 2014, 2019, 2024, हर चुनाव में वही कहानी रिपीट। मतलब बॉलीवुड में ही नहीं, राजनीति में भी रीमेक कल्चर चल रहा है। अब थोड़ा नंबर गेम समझते हैं। नॉर्थ इंडिया में रूलिंग पार्टी आराम से 40 से 50% वोट ले जाती है। मतलब फुल पावर, फुल कॉन्फिडेंस, सब कंट्रोल में है वाला मूड। लेकिन जैसे ही साउथ में एंट्री होती है, वही नंबर एकदम गिरकर सिंगल डिजिट तक पहुंच जाता है। यानी नॉर्थ में लोग बोल रहे हैं आप ही हमारे हीरो हो, और साउथ में लोग पूछ रहे हैं आप हो कौन। और ये फर्क सिर्फ वोट तक नहीं है, रिएक्शन में भी है। जब प्रधानमंत्री नॉर्थ में जाते हैं, पूरा माहौल फेस्टिवल जैसा हो जाता है। रोड शो, भीड़, सेल्फी, नारे, जैसे आईपीएल का फाइनल चल रहा हो। लेकिन साउथ में कभी कभी पूरा सीन उल्टा, प्रोटेस्ट, ब्लैक फ्लैग्स, गो बैक ट्रेंड, एक ही लीडर लेकिन दो बिल्कुल अलग रिएक्शन। थोड़ा पैरेलल यूनिवर्स जैसा नहीं लगता? अब आप सोचोगे अरे यार ये तो बस मूड स्विंग होगा, जैसे मंडे को ऑफिस जाने का मन नहीं करता। लेकिन नहीं, ये कोई टेम्पररी चीज नहीं है। ये सालों से चलता आ रहा एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो, साउथ इंडिया असल में देश की इकोनॉमी का इंजन है। यहाँ आईटी हब्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब इंटरनेशनल लेवल पर चमक रहे हैं। तो लॉजिक कहता है कि जो पार्टी देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है, वो यहां आसानी से जीतनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? एंट्री बंद है। मतलब सोचो, आपने पूरी तैयारी की, बढ़िया कपड़े पहने, स्पीच याद की, और गेट पर गार्ड बोल दे सर आपका नाम लिस्ट में नहीं है। वही हालत। अब अगर हम राज्यों को अलग अलग देखें तो कहानी और मजेदार हो जाती है। तमिलनाडु एकदम किला है, यहां नेशनल पार्टियों को घुसना मुश्किल। केरल अपनी ही दुनिया में, कभी लेफ्ट कभी कांग्रेस, पूरा पिंग पोंग मैच। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकल लीडर्स का दबदबा। कर्नाटक थोड़ा अलग है, लेकिन वहां भी राजनीति रोलर कोस्टर से कम नहीं। और ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्टियां हो कोशिश नहीं कर रही, पूरा जोर लगा हुआ है। रैलियां, अलायंस, कैंपेन, कल्चरल कनेक्शन, मतलब मार्केटिंग टीम ने सब कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन फिर भी साउथ का फायरवॉल टूट नहीं रहा। जैसे आपका वाईफाई पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हैकर भी बोले भाई रहने दे। तो अब असली सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है साउथ के वोटर्स में? क्या उनकी सोच अलग है? क्या उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है, भाषा, इतिहास और पहचान की? और सच बताओ, ये कहानी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइड है, ये कल या परसों का नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि अगर आप खोदने जाओ तो हिस्ट्री की पूरी किताब निकल आएगी। ब्रिटिश टाइम की बात करते हैं, जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था। उस वक्त साउथ इंडिया में एक अलग ही रिवॉल्यूशन चल रहा था। यहाँ लोग सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि अपने ही समाज के अंदर चल रही इनइक्वालिटी से भी लड़ रहे थे। और इस मूवमेंट के सेंटर में थे एक इंसान, ईवी रामासामी, जिन्हें लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। अब पेरियार का मिशन थोड़ा अलग था। वो सिर्फ ब्रिटिश हटाओ तक सीमित नहीं थे। उनका फोकस था कास्ट सिस्टम को तोड़ना, समाज में बराबरी लाना और हर इंसान को इक्वल राइट्स देना। उन्होंने बोला, अगर देश आजाद भी हो गया लेकिन समाज अंदर से अनइक्वल रहा तो फायदा क्या? और यहीं से एक नई सोच पैदा हुई कि हमारी पहचान, हमारी कल्चर, हमारी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कोई भी दबा नहीं सकता। अब आते हैं 1960 के दशक पर। यहां से कहानी और स्पाइसी हो जाती है। उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हिंदी को पूरे देश की मेन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। अब नॉर्थ में लोगों को यह आइडिया काफी नेचुरल लगा, क्योंकि वहां पहले से हिंदी चल रही थी। लेकिन साउथ में भाई साहब पूरा माहौल गर्म हो गया। सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, ट्रेन्स रोकी गईं
मतलब ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये कल्चरल एक्सप्लोजन था। लोगों को लगा कि उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी, उनकी कल्चर खतरे में है और यहीं से एक पावरफुल माइंडसेट डेवलप हुआ। हम पहले तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम है, फिर इंडियन है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि वो देश से अलग होना चाहते थे, नहीं, वो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज को, उनकी आइडेंटिटी को बराबरी मिले। लेकिन इसी दौरान रीजनल लीडर्स ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली को हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं आती। अब सोचो, अगर आपको लगे कि डिसीजन लेने वाला इंसान आपकी लाइफ, आपकी कल्चर, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं रहा, तो क्या आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं। और यही नैरेटिव धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठ गया। रीजनल पार्टीज ने लोगों को कन्विंस किया कि आपका डेवलपमेंट, आपकी कल्चर सिर्फ आपके अपने लोग ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अपना बंदा ही अपना काम करेगा। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधी कहानी है। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि डिवाइड शुरू कैसे हुआ, लेकिन आज भी ये डिवाइड इतना स्ट्रांग क्यों है। इसके लिए हमें आज के टाइम में आना पड़ेगा, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक फिशरमैन, एक स्टूडेंट, सब अपनी अपनी रियलिटी के हिसाब से वोट कर रहे हैं। मिलते हैं आज के साउथ इंडियन वोटर से और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अंजलि 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मदुरई में रहती है। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, नेटफ्लिक्स भी देखती है, ग्लोबल ट्रेंड्स भी फॉलो करती है, लेकिन साथ ही अपनी ट्रेडिशन से भी डीपली कनेक्टेड है। अब अगर आप उससे पूछो तुम हिंदी के खिलाफ हो, वो बोलेगी नहीं। नॉर्थ इंडिया से प्रॉब्लम है, वो बोलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही कोई नेता आकर बोले एक देश, एक भाषा, उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसके लिए तमिल लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी हिस्ट्री है, उसकी प्राइड है। और जब कोई बाहर से आकर बोले कि सबको एक लैंग्वेज फॉलो करनी चाहिए, तो उसे यूनिटी नहीं, थ्रेट महसूस होता है। मतलब इमेजिन करो, कोई आपके घर आकर बोले कि आज से तुम अपनी मदर टंग छोड़ो और मेरी लैंग्वेज में बात करो। आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई बाहर निकल। और इसलिए अंजलि वोट देती है उस लीडर को जो उसकी लैंग्वेज और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अब चलते हैं केरल। यहां मिलते हैं अब्दुल से। वो एक फिशरमैन है, कोच्चि में रहता है। अब अब्दुल जब वोट देने जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि देश का कल्चरल नैरेटिव क्या है, उसका फोकस क्या है। मेरी बेटी का इलाज कहां होगा, फ्यूल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, फिशिंग से इनकम स्टेबल रहेगी या नहीं। क्योंकि केरला में पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्चुअली काम करते हैं, एजुकेशन लेवल हाई है, लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यूनियन स्ट्रांग है। मतलब यहां वोटर थोड़ा ओवर स्मार्ट है। अगर कोई नेता आकर सिर्फ रिलीजन या इमोशन की बात करे तो अब्दुल बोलेगा ठीक है, लेकिन मेरे घर का बजट कौन संभालेगा। मतलब यहां इमोशनल स्पीचेस से ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल सवालों की। और यही बड़ा डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ के वोटर में। नॉर्थ में कई जगह लोगों की बेसिक नीड्स जैसे फूड, राशन, हाउसिंग अभी भी सेंट्रल स्कीम्स पर डिपेंड करती हैं। तो वहां वोटर कभी कभी रिसीवर की तरह बिहेव करता है, जो सोचता है कि सरकार क्या दे रही है। लेकिन साउथ में सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ कई स्टेट्स ने एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही इन्वेस्ट कर लिया है, तो बेसिक सर्वाइवल नीड्स काफी हद तक सॉर्टेड है। अब वोटर का माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो पूछता है जॉब्स कहाँ हैं, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज क्या है। मतलब यहाँ वोटर कस्टमर नहीं, शेयर होल्डर बन जाता है। और जब आप शेयर होल्डर बन जाते हो तो आप सिर्फ फ्री गिफ्ट से खुश नहीं होते, आप डिमांड करते हो ग्रोथ, प्रॉफिट, फ्यूचर प्लानिंग। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है मीडिया। साउथ इंडिया में रीजनल न्यूज चैनल्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो 24 घंटे लोकल इश्यूज पर डिबेट करते हैं, वाटर डिस्प्यूट्स, स्टेट करप्शन, लोकल गवर्नेंस, मतलब पूरा फोकस अपनी एरिया पर। वो नेशनल लीडर्स की 24 घंटे प्रेज नहीं करते, बल्कि अपने लीडर्स को भी ओपनली क्वेश्चन करते हैं। तो नेचुरली लोगों का अटेंशन लोकल इश्यूज पर ज्यादा रहता है, ना कि नेशनल नैरेटिव पर। अब सोचो, अगर आप रोज अपने सिटी की प्रॉब्लम्स, अपने स्टेट की पॉलिटिक्स, अपने लोकल लीडर्स के डिसीजंस देखोगे, तो वोट देते वक्त किसे इंपॉर्टेंस दोगे?
ऑब्वियसली लोकल लीडर को। और यही रीजन है कि साउथ में रीजनल पार्टीज इतनी स्ट्रांग है। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है। अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। नॉर्थ का वोटर और साउथ का वोटर दोनों अलग कंडीशंस में बड़े हुए हैं, अलग प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग हैं। देखो, पॉलिटिक्स में इमोशंस, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंड में सब कुछ नंबर्स पर आकर टिकता है। और जब आप नंबर्स देखते हो तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। साउथ इंडिया ने पिछले कुछ दशकों में एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। इन्होंने फोकस किया एजुकेशन, हेल्थ केयर और ह्यूमन डेवलपमेंट पर। मतलब पहले इंसान को स्ट्रांग बनाओ, बाकी ग्रोथ अपने आप आएगी। फ्री स्कूल मील्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वुमेन के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट, बेटर कॉलेजेस, ये सब सुनने में छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन इंपैक्ट मैसिव हुआ। रिजल्ट हायर लिटरेसी, बेटर हेल्थ, स्किल्ड वर्कफोर्स, और फिर बूम, आईटी हब्स, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स। अब दूसरी तरफ कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में डेवलपमेंट उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा। वहां पॉलिटिक्स कई बार कास्ट और रिलीजन के अराउंड घूमती रही और इकोनॉमिक प्लानिंग थोड़ा पीछे छूट गया। सिंपल लैंग्वेज में, प्लान था पर एग्जीक्यूशन छुट्टी पर चला गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? साउथ इंडिया के कई स्टेट्स आज इंडिया की इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद ग्लोबल टेक हब्स बन चुके हैं। तमिलनाडु अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, टैक्स का गेम। साउथ के स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन रिटर्न में उतना नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए, कर्नाटक हर 1 रुपया भेजता है तो वापस लगभग 15 पैसे मिलते हैं। तमिलनाडु को करीब 29 पैसे मिलते हैं, और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स वो 1 रुपया भेजकर 2 से 7 रुपए तक वापस ले आते हैं। मतलब इमेजिन करो, आप ग्रुप प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम कर रहे हो और मार्क्स किसी और को ज्यादा मिल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन होगा या नहीं? इसी वजह से साउथ इंडिया में एक नया डिबेट शुरू हो गया है। हम कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न कम क्यों? और अब ये डिबेट फ्यूचर में और बड़ा होने वाला है, क्योंकि आ रहा है एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट, डिलिमिटेशन। सिंपल शब्दों में, फ्यूचर में सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा रही है। तो अगर सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से बंटेंगी तो नॉर्थ को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और साउथ का रिप्रेजेंटेशन रिलेटिवली कम हो सकता है। अब साउथ के लीडर्स बोल रहे हैं, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, डेवलपमेंट किया, और ये भी पनिशमेंट मिल रहा है। और दूसरी साइड का आर्गुमेंट है, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। मतलब फुल ऑन डिबेट मोड ऑन है। अब आखिरी सवाल, इतनी बड़ी पॉलिटिकल मशीन इस डिवाइड को ब्रेक करने की कोशिश कैसे कर रही है? स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग है। कर्नाटक में एंट्री मिली, गेटवे टू साउथ। तेलंगाना में एग्रेसिव पुश, लोकल एंगर का फायदा उठाना। आंध्र प्रदेश में अलायंसेस, खुद नहीं जीत सकते तो दोस्त बना लो। और सबसे बड़ा चेंज, टोन में बदलाव। अब हिंदी इंपोज करने की बात कम हो गई है। लीडर्स तमिल पोएट्स कोट करते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं, कल्चरल रिस्पेक्ट दिखाते हैं। मतलब पूरा रीब्रांडिंग चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? साउथ में लोकल लीडर्स की पॉपुलैरिटी, लोकल आइडेंटिटी और वोटर माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ नेशनल ब्रांडिंग से काम नहीं चलता। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? ये नॉर्थ वर्सेस साउथ कोई सिंपल पॉलिटिकल फाइट नहीं है। ये है हिस्ट्री का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, इकोनॉमिक मॉडल का डिफरेंस और माइंडसेट का डिफरेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डिवाइड फाइट नहीं है, ये डाइवर्सिटी है। इंडिया एक ही कंट्री है, लेकिन हर रीजन अपनी प्रायोरिटीज, अपनी आइडेंटिटी और अपना मॉडल लेकर चल रहा है। अब फ्यूचर क्या होगा? क्या ये डिवाइड और बढ़ेगा या धीरे धीरे ब्रिज बनेगा? ये डिपेंड करता है पॉलिटिक्स पर भी और वोटर्स पर भी। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अलग अलग सोच, कल्चर्स और प्रायोरिटीज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कहीं आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कहीं डेवलपमेंट मॉडल, और कहीं दोनों का बैलेंस। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल ये है कि क्या हम इन डिफरेंसेस को समझकर एक बेहतर सिस्टम बना सकते हैं? आपका क्या मानना है? यूनिटी का मतलब
सेमनेस होना चाहिए या डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।